सभी को नमस्ते। माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के मुख्य प्रावधान। जैसा कि सभी को पता है कि भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का प्रारंभ भारतीय बैंकिंग प्रणाली में जो दोष थे उन दोषों को सुधारने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं उसकी अपन आज बात करते हैं। तो सबसे पहला मुख्य प्रावधान है बैंक की परिभाषा। इस अधिनियम के तहत बैंक की परिभाषा धारा 5C में दी गई है और वह यह है कि एक बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारत में बैंकिंग व्यवसाय करे। धारा 5B में बैंकिंग व्यवसाय को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने तथा विनियोजन के लिए जनता से निक्षेप प्राप्त करना है जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी प्रकार के द्वारा लौटाया जा सके। दूसरा प्रावधान है बैंकिंग कार्य। इसे धारा 6 में बताया गया है। धारा 6 के अनुसार बैंकिंग कार्यों से तात्पर्य हैं जो एक बैंकिंग संस्था कार्य करती हैं, जैसे रुपये उधार देना, ऋण देना, अधिविकर्ष, अग्रिम, हुंडी, विनिमय पत्रों को भुनाना, बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षा के लिए जमा करना, अंश और ऋण पत्रों, प्रतिभूतियों, क्रय विक्रय, ये सब बैंकिंग संस्था द्वारा कार्य किए जाते हैं। धारा 8 और 9 बैंकिंग संस्थाओं के निषिद्ध कार्यों का उल्लेख किया जाता है। वो कार्य जो बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं कर सकती, वह माल का क्रय विक्रय नहीं कर सकती। जो निषिद्ध कार्य हैं जो बैंकिंग संस्था नहीं कर सकती वो धारा 8 और 9 में आते हैं। तीसरा प्रावधान है बैंकों की प्रबंध व्यवस्था। इसका उल्लेख धारा 10 में किया गया है और यह व्यवस्था है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंध संचालन के लिए प्रबंध अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त बैंकिंग कंपनी अपने प्रबंधकीय वर्ग में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित नहीं कर सकती जो अन्य किसी व्यापारी कंपनी का संचालक हो, जिसे उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जा चुका हो, उसे जेल जा चुका हो किसी फौजदारी मामले में, या कोई भी व्यक्ति जिसका पारिश्रमिक रिजर्व बैंक के मतानुसार अधिक हो, बैंक की सेवा में कार्य नहीं कर सकेगा। इसके अनुसार धारा 10(1) के अनुसार बैंकिंग कंपनी में कम से कम 51% संचालक ऐसे होने चाहिए जिन्हें लेखा शास्त्र, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, अन्य विषयों की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हों। प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का कार्यकाल संचालक मंडल निश्चित करता है जो 5 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। चौथा है इसका प्रावधान प्रदत्त पूंजी एवं रक्षित कोष। धारा 11 में पूंजी और रक्षित कोष के बारे में बताया गया है। ऐसे बैंक जिनकी स्थापना 16 सितंबर 1962 से पूर्व हुई हों और जिनका केवल एक ही कार्यालय है और वह कार्यालय अगर या तो कोलकाता या मुंबई में न हो तो उनकी न्यूनतम पूंजी 50,000 होगी। यदि किसी बैंक के कार्यालय एक से अधिक राज्यों में हैं, मुंबई व कोलकाता को छोड़कर, तो उनके लिए 5 लाख रुपए की न्यूनतम पूंजी एवं रक्षित कोष होने चाहिए। यदि किसी बैंक के कार्यालय कोलकाता व मुंबई के साथ साथ एक से अधिक राज्यों में स्थापित हैं तो उनकी प्रदत्त पूंजी व रक्षित कोष 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगला है धारा 12 सेक्शन 12। ये क्या कहती है? धारा 12 के अनुसार प्रार्थित पूंजी पेडअप कैपिटल, अधिकृत पूंजी अथराइज कैपिटल की आधी तथा प्रदत्त पूंजी प्रार्थित पूंजी की आधी से कम होनी चाहिए। यह 4:2:1 के अनुपात में होनी चाहिए। धारा 12 के अनुसार अंशधारी कुल मताधिकार का केवल 1% का ही उपयोग कर सकता है। धारा 14 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी प्रदत्त पूंजी की जमानत पर ऋण नहीं ले सकती। 5वां है लाभांश वितरण पर प्रतिबंध। इसका विवरण धारा 15 में किया गया है। कोई भी बैंकिंग कंपनी पूंजीगत जो खर्चे होते हैं उनको लाभों में से रिटर्न ऑफ किए बिना लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। ये
धारा 15 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। छठा प्रावधान है संचित कोष। धारा 17 के अनुसार 20% भाग को संचित कोष में रखना, संचित कोष में जमा कराना होगा और यह जब तक जारी रहेगा जब तक संचित कोष में जमा राशि प्रदत्त पूंजी के बराबर नहीं हो जाती, तब तक 20% संचित कोष में जमा कराना पड़ेगा। अगला प्रावधान नकद कोष। नकद कोष से तात्पर्य है कि अनुसूचित बैंकों के नकद कोष के संबंध में आरबीआई के पास उनको नकद कोष कैश रिजर्व रेशियो के रूप में नकद कोष जमा कराना पड़ता है। ये आरबीआई इसको बढ़ा सकता है, 15% तक इसको बढ़ाया जा सकता है आरबीआई को। न्यूनतम तरल संपत्ति अनुपात, मिनिमम लिक्विड एसेट्स रेशियो, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है कि जो कॉमर्शियल बैंक हैं, अनुसूचित बैंक हैं, शेड्यूल बैंक है, उनके पास कितना प्रतिशत तरल भाग में रखा जाना चाहिए। ये बैंक तरल जो रेशियो होता है ये बैंक खुद अपने पास रखते हैं, आरबीआई के पास जमा नहीं करवाते। अगला है ये धारा 24 के अनुसार बैंकिंग कंपनी को अपने कुल दायित्वों का 30% भाग तरल रूप में रखना पड़ता है। भारत में संपत्ति, इसका वर्णन धारा 25 में किया गया है और भारत में व्यवसाय करने वाली बैंकिंग कंपनी के लिए अनिवार्य है कि वह अपनी कुल जमाओं के 75% मूल्य के बराबर संपत्ति भारत में रखें। उसको 75% संपत्ति भारत में रखनी होगी। और लास्ट है ऋणों पर प्रतिबंध। इस अधिनियम की धारा 20 के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने के संबंध में अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस धारा का मुख्य उद्देश्य, जो धारा 20 है, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी संस्थाओं को ऋण देने पर प्रतिबंध लगाना है जिनमें बैंक के संचालकों का आर्थिक हित निहित हों। तो ये धारा 20 के अनुसार ऋणों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किए जाते हैं। ये कुछ इस अधिनियम के, जो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 है, उसके मुख्य प्रावधान हैं। धन्यवाद।